वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। दोस्तों एग्जाम आ गए पास, करनी पड़ेगी तैयारी हमें बिंदास। क्यों? क्योंकि हम लोग सब चीजें लेके आते हैं खास। कैसे खास है भाई? तो आज हम लोग बात करेंगे वो सारे क्वेश्चंस की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो हमें सफरनामा हमारा स्टार्ट करना है भाई। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारे। और भैया चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके साथ सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन, सब्सिडरी क्वेश्चन भी बना सके, ताकि आपके एक ही क्वेश्चन में 4 या 5 टॉपिक जो है दोस्तों यहाँ पे कवर हो सके। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सफरनामा। व्हाट इज द बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग द इकोनॉमिक एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो भैया क्वेश्चन देखते सही समझ में आने आना चाहिए कि दिमाग जो है हमारा 360 डिग्री में काम करना शुरू कर दे। ये क्वेश्चन है अबाउट द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज दो टाइप की होती है। पहली जो होती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, दूसरी जो होती है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। वो सारी एक्टिविटी जिसके बदले में आपको पैसा मिले उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो सारी एक्टिविटी जिसके बदले में पैसा ना मिले बट हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे टिकी हुई है। तो इसके कुछ 5 मेन पिलर्स है जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ज्यादा प्रेफरेबल होती है। सबसे पहला हो गया दोस्तों इसमें प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में। दूसरा हो गया आपका यहाँ पे कंजप्शन। चीजें बनाई है तो लोगों को इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और वो सारी चीजें बनाई जाएंगी जो लोगों के काम की हो, मतलब जो यूटिलिटी फुलफिल कर रही है, उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पे बनाया जाएगा। तो पहला हो गया प्रोडक्शन, दूसरा हो गया यहाँ पे कंजप्शन। आफ्टर दैट ये चीज बन के खत्म हो गई और यूज भी हो गई। अब क्या करना पड़ेगा? दोबारा बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन, या तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन होने के बाद ये चीजें दोबारा बनना शुरू हो गई, बट जिन लोगों ने आपकी हेल्प कर रही थी चीजों को बनाने में, उन तक के वो पैसा पहुंचाना पड़ेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट जब चीजें पूरी बन के तैयार हो जाएगी, मार्केट में लॉन्च करना होगा, दैट इज नोन एज एक्सचेंज। तो इस तरीके से 5 स्टेज में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलेगी। पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजप्शन, तीसरा यहां पे हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फोर्थ वन जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और लास्ट वन जो है वो यहां पे होगा दोस्तों एक्सचेंज। चलिए समझते हैं और दोनों में अंतर क्या है इसको भी हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए यहां पे देखिए द बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर किसी भी चीज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो है कि यहां पे बेस क्या है, कारण क्या है जिसके कारण ये दोनों अलग है। ठीक है, इज द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट का मतलब होता है कि फाइनली उन एक्टिविटीज से हमें मिला क्या, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे एंड रिजल्ट। इफ एंड रिजल्ट इज मनी इनकम, अगर मान लेते हैं कि एंड रिजल्ट जो है यहां पे मनी इनकम है, बट ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो उसके बदले में जो हमें इनकम मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्टर इनकम। यहाँ पे बोलता है कि जो एंड रिजल्ट है अगर वो मनी इनकम है देन इट इज इकोनॉमिक। मतलब कि अगर एंड जो है हमारा वो पैसे से खत्म होता है, मतलब एंड रिजल्ट जो है इट इज मनी, देन इट इज नोन एज और इट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इफ एंड रिजल्ट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, अगर हमें खुद से अच्छा लग रहा है वो काम को करने में, उसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, देन इट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होता क्या है, क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब ये किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च में जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नीडी पर्सन है, उसके लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए फूड प्रिपेयर करके उसको अच्छा फूड दे पाते हैं, उसको कुछ क्लोथ्स दे पाते हैं, मतलब उसके लिए कुछ भी अच्छा कर पाते हैं जो कि आपको अंदर से अच्छा करे, मतलब आपको अंदर से मजा आए कि चलो हमने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे दोस्तों साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मतलब जितना भी सोशल वेलफेयर है वो सारा का सारा लिया जाएगा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन में, या तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों उसको सोशल वेलफेयर में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का हमें आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में दोस्तों डिफरेंस क्या होता है। चलिए यहां तक के क्लियर हो गई कहानी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है आपके, बोलता है नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड
स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अब ये बोलता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, मतलब कि वहां पैसा तो मिलता है, बट उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उस पर्टिकुलर कोर्स में या उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ स्किल्स जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं मेडिकल प्रोफेशंस। मेडिकल प्रोफेशंस में आपको जो भी पर्टिकुलर, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई मान लेते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट की भाई बेसिक जो एजुकेशन है वो तो होगी, फिर उसके स्पेशलाइजेशन होगी, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से मेडिकल फील्ड में इस तरीके से काम करना है। इंजीनियरिंग में उसको बेसिक जो है वो डिग्री तो हासिल करनी पड़ेगी, बेसिक अगर नॉलेज उसके पास आ गया तो जाके वो प्रैक्टिकल चीजों को क्या कर सकता है दोस्तों, इंप्लीमेंट कर सकता है। तो यहां पे चीजें हमें समझ में आ रही है दोस्तों कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज अगर किसी चीज के लिए चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में है दोस्तों, प्रोफेशन में। अब ये प्रोफेशन में वो पैसा कैसे कमाएगा, तो भाई यहां पे वो जो कंसल्टेशन फीस लेगा, ये जो कंसल्टेशन फीस है यही तो सब कुछ है। तो प्रोफेशन में हमें क्या लगता है दोस्तों, यहां पे कंसल्टेशन फीस लगती है। क्या लगती है दोस्तों, कंसल्टेशन फीस लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इन रिटर्न, चीजें हम लोगों को बदले में जो मिलेगी, ठीक है। डज अ बिजनेसमैन गेट फॉर बियरिंग द रिस्क, अगर वो बिजनेस में रिस्क ले रहा है तो उसको उसके बदले में क्या मिलना चाहिए। अगर कोई लेबर काम करता है तो उसको मिलती है यहां पे वेजेस, कोई बिजनेसमैन काम करता है तो उसको मिलता है यहां पे प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि वो लेता है यहां पे रिस्क। चलिए तो यहां पे चीज समझ में आ गई कि बिजनेसमैन को यहां पे इन रिटर्न जो रिवॉर्ड मिलने वाला है दैट इज नोन एज प्रॉफिट। The reward of bearing the risk is known as profit। क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पे प्रॉफिट मिलेगा। इतनी सी बात हम लोग को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे क्या कहता है, नेम द ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम बताइए। अब ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि आपके इंटरेस्ट वाला वर्क। देखिए ऑक्यूपेशन जो है हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। बंदा या तो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा होगा, मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड बात करें हम लोग यहाँ पे, तो वहां क्या करेगा, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा दूसरे सेक्टर्स को। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करें या हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें भाई, फिनिश प्रोडक्ट में। और जो तीसरा पार्ट हो गया वो हो गया हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या, टर्शरी सेक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, जहां पे लोगों को सर्विसेज दी जाएगी। इतना हमें याद रखना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बोलता है नेम द ऑक्यूपेशन इन which people work for others and get remunerated in return। काम तो उसने कर दिया मगर उसके बदले में क्या मिलने वाला भाई, रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन किस में मिलता है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट में मिलता है। मतलब वो बंदा अगर कहीं पे काम करेगा, उसको काम करने के बदले में जो पैसा मिलेगा दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन। बट ये कहां मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में। मतलब अगर जब वो नौकरी करेगा तब उसको ये सारी चीजें यहां पे मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर आ चुका हमारा एम्प्लॉयमेंट। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ चुका है, ये कहता है नेम द इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री जैसे ही वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इंडस्ट्री जो वर्ड है वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दोस्तों यहाँ पे पार्ट है, विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज। और क्या करेगा, ऐसी इंडस्ट्री जो सपोर्ट करेगी सर्विस सेक्टर को, ठीक है, टू अदर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे दो बातें कही गई है, एक तो इंडस्ट्री बोल रहा है, इंडस्ट्री का मतलब जरूरी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हो या तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रहा है भाई, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो। ऐसी कोई भी जगह जहां पे कुछ काम हो रहा है उसको भी हम लोग यहां इंडस्ट्री मान सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है यहां पे। अब बोल रहा है आगे चल के कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कहीं ना कहीं करती है सपोर्ट सर्विसेज टू द अदर इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज को यहां पे सपोर्ट करेगी। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है दोस्तों, तो वो हमेशा सर्विस सेक्टर होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से समझे। फॉर एग्जांपल मुझे यहां से मान लेते हैं ट्रैवल करके जाना है होनोलुलु, एक जगह है भाई, चलिए होनोलुलु जा रहा है मुझे। तो अब मैं सुनिएगा, मैं इंडिया से फ्लाइट पकड़ के होनोलुलु जाता हूं और वहां पे फ्लाइट को लैंड करवा देता हूं। उतर गए भाई, चले गए, मगर फ्लाइट खरीदी नहीं मैंने। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने किसी चीज की क्या ली, सर्विसेज ली, खरीदा नहीं है। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है भैया सर्विस सेक्टर। तो ये क्या करता है, दूसरी इंडस्ट्रीज को हमेशा सपोर्ट करता है। तो सर्विस सेक्टर धीरे धीरे करके इंडिया की इकोनॉमी में लगभग कंट्रीब्यूशन जो है 60 to 65 कर चुका है। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज ओनली 10 to 12%। मगर उस समय देखा जाए तो उस समय हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने हम इनोवेट नहीं कर पाए थे चीजों को, और हमारे पास क्या नहीं था भाई, मैन पावर भी वैसा नहीं था जो टेक्निकली क्या हो बहुत ज्यादा साउंड। इसीलिए धीरे धीरे करके सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर जो है, दूसरी जो अलग सेक्टर्स है जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया या
यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर हो गया, दोनों को ही यहाँ क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे टर्शियरी इंडस्ट्री या तो टर्शियरी सेक्टर, और हम लोग बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज फिशिंग। फिशिंग किस टाइप की इंडस्ट्री है, किस जगह पे इसका इस्तेमाल हुआ करते हैं। तो ये फिशिंग जो है भाई देखा जाए तो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए हमेशा रॉ मटेरियल की तरह वर्क करती है। अगर ये रॉ मटेरियल तरह वर्क कर रही है तो ये कौन सी इंडस्ट्री होगी, हमेशा प्राइमरी। अब हो सकता है इसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो सेकेंडरी सेक्टर में होगी, इसका जो सेल परचेज किया जाएगा दोस्तों वो किया जाएगा कहां पे, टर्शियरी सेक्टर में। तो इस तरीके से फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ याद करना है तो एक चीज याद रखिएगा, लैंड वाटर एयर से जो डायरेक्टली आपको चीजें मिले वो सारी की सारी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होगी। देखिए एयर में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो हमारे पास बनता है लैंड और वाटर, ठीक है। तो लैंड और वाटर जो भी हमारे पास है उससे डायरेक्टली जो भी रिसोर्सेस मिलेगी जो किसी ना किसी तरीके से काम आएगी, दैट इज नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्री। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों एग्रीकल्चर, जो बाकी सारी इंडस्ट्री के लिए क्या है भाई, बैकबोन है। अगर वो रॉ मटेरियल देना बंद कर दे तो बाकी इंडस्ट्री यहां सर्वाइव नहीं कर पाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एबीसी। अब ये एबीसी अल्फाबेट्स नहीं है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है दोस्तों, इज प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड साइड। इनने क्या करा, बहुत अच्छा काम किया कि रोड साइड क्या लगा दिया भैया, प्लांट लगा दिया। अब इसके पीछे कहानी क्या भाई, रोड साइड प्लांट लगाने से ये मतलब है कि जो यहाँ पे कार्बन एमिशन हो रहा है विद द व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स के कारण जो व्हीकल कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको ये जो ट्रीज है, ये जो प्लांट है क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। जब ये एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा दोस्तों तो यहां पे ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन नहीं बनेगी, ना तो यहां फ्लड आएगा, ना तो यहां कभी सूखा पड़ेगा, मतलब कि यहां पे कभी भी फेमाइन की कंडीशन, ड्रॉट की कंडीशन नहीं बनेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें भी प्लांटेशन करना चाहिए। और गवर्नमेंट कहती है कि 5 जून को हम लोग एनवायरमेंटल डे इसीलिए मनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस यहां पे दोस्तों क्रिएट हो सके। विच ऑब्जेक्टिव इज इट ट्राइंग टू अचीव, कौन सा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के हिसाब से जो ये अचीव करना चाह रहा था भैया, सोशल ऑब्जेक्टिव ही हो सकता है क्योंकि ये समाज के लिए सोच रहा है। तो अगर आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करे तो उसके अगल बगल में हैवी प्लांटेशन करे ताकि इंडस्ट्री से जो भी एमिशन हो रहा है, जो भी गैसेस जो आपके लिए नुकसानदायक है या नेचर के लिए नुकसानदायक है, वो सारा वो जो ट्री है, वो जो प्लांट है, वो क्या कर लेगा दोस्तों, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी एमिशन को क्या जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, कम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। तो ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एबीसी लिमिटेड ने यहां पे। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन पूछता है डिफाइन रिस्क। अब ये रिस्क होता क्या है हम लोग समझने की कोशिश करें। जिन चीजों की इजाजत हमारा दिमाग नहीं देता उनको करना कहलाता है रिस्क। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे कंट्रोल कर रहे जाते हैं अपने ब्रेन से। अगर ब्रेन जितना बोल रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग कभी रिस्क नहीं ले सकते। जितना ब्रेन की कैपेसिटी अगर उससे ज्यादा हम लोग सोच पाए, दैट इज नोन एज रिस्क। अगर बिजनेस में आपने रिस्क लिया तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और आपके सर्वाइवल के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, सब चीजों के लिए दोस्तों यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हम लोगों ने बात करी कि रिस्क क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, समझते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ इनकरिंग लॉस इज कॉल्ड रिस्क। पता है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत कर रहे हैं, बट यहां पे रिस्क 100% है, तो हो सकता है हमें लॉस हो, या हो सकता है लॉस ना होके 3, 4, 5 गुना 5 टाइम्स क्या हो जाए दोस्तों, यहां पे प्रॉफिट हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना। तो यहां पे यही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी, चांसेस है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि लॉस होगा, बट कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में एक पर्टिकुलर एरिया बना के रखे विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉस, क्योंकि हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो हमें उस सर्कमस्टांसेस में कैसे और क्या एक्शंस लेने हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ इनकरिंग लॉस इज कॉल्ड रिस्क, ठीक है ना भाई। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है और आपको याद भी रहेगा यहां पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं आता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, नेम एनी 2 फैक्टर, ऐसे कोई भी 2 फैक्टर्स बताइए, केप्ट इन माइंड, दिमाग में रखिए, व्हाइल सेटिंग अप एन एंटरप्राइज। अगर आपको कोई शॉप खोलनी है, एक फर्म खोलनी है या एक एंटरप्राइज स्टार्ट करनी है, तो यहां पे आपको क्या 2 बात याद रखनी होगी। तो ये पहली बात जो है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को आप वहां बेचें जो कि कहीं ना
कहीं किसी ना किसी तरीके से यूटिलिटी क्रिएट करती है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एक ऐसी कमोडिटी को बेचना जो किसी ना किसी की वांट्स को जो है वो क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है। दूसरा, वहां के जो लोग हैं कुछ कौन से सेक्शन के हैं, कौन से सेक्शन मतलब कि भाई मान लेते हैं कि 0 to 18 है, 18 to 24 है, 24 to मान लेते हैं 40 है, 40 से मान लेते हैं 60 है, तो किस एज ग्रुप में वो आ रहे हैं उनके हिसाब से भी वहां प्रोडक्ट रखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने मान लेते हैं चाइनीज कुजीन रख दिया वहां पे, ठीक है, अब वहां पे जो एज कैटेगरी है वो 60 प्लस है तो वहां पे नहीं जाएगा। मतलब कि आपको एंटरप्राइज स्टार्ट करने के पहले कहीं ना कहीं मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है, मार्केट डिमांड पता होना चाहिए। इंडिविजुअल डिमांड पे पूरा मार्केट नहीं चला सकते कि 2-4 लोगों ने बोला कि भैया यहां कॉफी चलेगी, पता चल रहा है हम लोगों ने रॉ मटेरियल में बहुत सारा मिल्क और बहुत सारी कॉफी ले आई, बहुत सारी शुगर ले आई, 10 दिन तक के कुछ बिका ही नहीं और वो रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है। तो इस तरीके से एंटरप्राइज खोलने के लिए मिनिमम ये तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए तो एक एक चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस का सीधा सीधा मतलब है कि आप किस कैटेगरी में बिजनेस करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड गुड्स देना चाहते हो, सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड गुड्स देना चाहते हो, या तो दोस्तों यहाँ पे आप टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड गुड्स देना चाहते हो। तो इसको कहा जाता है दोस्तों नेचर ऑफ द बिजनेस। नंबर 2 होता है स्केल और साइज ऑफ द बिजनेस। क्या चाहते हैं आप, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बहुत ज्यादा हैवी इंडस्ट्री आप स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो ये सारी चीजें जो है हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 पॉइंट याद रखने हैं भाई, यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि लॉस भी हो सकता है, जैसे कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम लोग किस तरीके से शेयर करना है, वेजेस कितनी देनी है हमें, लोगों को सैलरी कितनी देनी है, और अगर किसी से लोन लिया है तो लोन को विद इंटरेस्ट कब चुकाना है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में कैलकुलेट होनी चाहिए व्हाइल स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। तो कोशिश करें हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंटरप्राइज खोलने के पहले जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको एनालाइज कर ले, उसको लिख ले और फिर पॉजिटिव लिखे। हो सकता है नेगेटिव पॉइंट लिखने से आपके पास रिजल्ट पहले ही आ जाए कि हो सकता है कि लॉस होगा, तो लॉस होगा तो करोगे क्या, उसके लिए बैकअप बनाओगे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट लेके चलोगे। तो इस तरीके से किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले हमें ये 2 बातें तो याद रखनी पड़ती है। एक तो नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हो, दूसरा कि भाई जो बिजनेस करोगे उसका साइज क्या रहेगा, स्केल क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा या लार्ज रहेगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है, व्हाई डू बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट, बिजनेसमैन प्रॉफिट क्यों अर्न करता है। तो सबसे पहली कहानी तो दोस्तों यह है कि वो यहां पे लेता है रिस्क। अगर वो रिस्क ही लेना बंद कर दे प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और रिस्क क्या होता है भाई, अगेंस्ट द ब्रेन अगर आप चले जाते हो तो उसको मैं बोलता हूं यहाँ पे रिस्क। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग साइकोलॉजी है, हर एक वर्ड का मीनिंग हर एक इंसान अलग तरीके से निकालता है। किसी को बोलोगे आप कि यार वो जो विनर था, जो जीता था, उसके पास भी 24 घंटे थे और आप जो लूजर हो उसके पास भी 24 ही घंटे है। तो वहां पे विनर के पास क्या रहेंगे, विनर के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेंगे और लूजर के पास हमेशा क्या रहेंगे भाई, एक्सक्यूजेस रहेंगे। तो अगर 24 घंटे का टाइम मैनेजमेंट आपने कर लिया तो अब हम लोग कैटेगरी में आ जाएंगे विनर की, और अगर टाइम यूटिलाइजेशन नहीं किया तो हम चले जाएंगे लूजर की कैटेगरी में। सो इट इज ऑल अबाउट द टाइम। सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, मगर समय एक बार गया तो वो दोबारा लौट के नहीं आएगा दोस्तों। आप अपनी एज को 5 साल पीछे नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं कि 5 साल आगे का आप सोच ले, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि अगर आज मैंने मेहनत कर ली तो आगे चल के जो मैंने अभी बीज बोए हैं वो मुझे फल देना शुरू कर देंगे। कोई जो सीड्स लगाए हैं वो प्लांट क्या देने लगेंगे, फ्रूट्स देने लगेंगे। तो आज की मेहनत जो है वो आगे चल के आपको क्या देने वाली है, बहुत ज्यादा खुशियां देने वाली है। तो आज की तकलीफ और कल की खुशी, इस चीज को हमेशा एग्जाम में याद रखिएगा। तो आज की तकलीफ छोटी लग रही है, मगर जब जिंदगी की तकलीफ आएगी तो वो आपको कहीं का रहने नहीं देगी। इसीलिए ये छोटी छोटी तकलीफों को आप बियर करना आप दोस्तों यहां पे शुरू कर दे। तो यहां पे भी यही है कि बिजनेसमैन इसीलिए रिस्क लेता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, नहीं तो वो लिमिटेड सैलरी लिमिटेड वेजेस में भी काम कर सकता है, बट रिस्क लेने के कारण उसको क्या होता है दोस्तों यहां पे, प्रॉफिट। तो बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट फॉर, क्यों भैया प्रॉफिट मिलता है इसको, तो इनने कहा सबसे पहले कि वो जो अपना काम कर रहा है उसमें वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, दैट इज नोन एज सर्वाइवल। मतलब कि अगर उसका काम चल रहा है धीरे धीरे करके और बढ़ता रहे, कभी वो बैक फुट पे ना जाए, दैट इज नोन एज सर्वाइवल। ठीक है, तो सर्वाइवल तो कर रहा है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, तो उसके पास प्रॉफिट तो आएगा। दूसरा, अब वो अपनी जो भी एंटरप्राइज है, जो भी फर्म है, उसका क्या करना चाह रहा है, एक्सपांशन करना चाह रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्रोथ। ऐसे ही बैंकिंग सेक्टर में भी होता है कि एक ब्रांच अच्छी
अच्छी चलती है, अच्छा खासा सब कुछ कमा लेते हैं, तो दूसरी ब्रांच ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जितना उनको प्रॉफिट चाहिए था उतना अर्न उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब यह हुआ कि यह बताता है कि आपने अपने काम को बड़ी शिद्दत से, बहुत लगन से किया है, मतलब बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर पूरा काम किया है, बहुत ज्यादा पैशनेट होकर काम करा है। तो इस तरीके से आपके काम में हमेशा क्या होती है, फिर बरकत होती है, मतलब कंटिन्यूअसली काम जो है वो दोस्तों आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। तो भाई बिजनेसमैन को प्रॉफिट इसलिए मिलता है क्योंकि वो रिस्क ले पाता है। रिस्क लेने की कैपेसिटी सब में नहीं होती। जो रिस्क नहीं लेते हैं वो चौकीदार बनते हैं, और जो लोग रिस्क ले लेते हैं वो बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है मैंने आपको, क्योंकि अगर चौकीदार बनोगे तो कोई रिस्क नहीं है, लिमिटेड टाइम बैठना है, 12 घंटे बैठना है, जो आ रहा है जा रहा है उसकी एंट्री करना है, बस सुकून है। बट बिजनेसमैन 12 घंटे का एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन करता है, इसीलिए वो बिजनेसमैन होता है, और इसीलिए उसको मिलता है यहां पे प्रॉफिट, ना कि उसको मिलती है यहां पे सैलरी। तो जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा यहां पे पैसा, उतना ज्यादा यहां पे नाम, उतना ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों। बोलता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी बताइए। तो एक्टिविटी तो सर दो टाइप की होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वो जिसमें आपको क्या मिले दोस्तों, पैसा मिले इन रिटर्न, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हो गई जहां पे पैसा ना मिले, मिले और तो क्या, सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, विच इज इकोनॉमिक इन वन सेंस एंड नॉन इकोनॉमिक इन अदर सेंस। एक ऐसी एक्टिविटी बताओ कि वो इकोनॉमिक में भी आती हो और दूसरा नॉन इकोनॉमिक में भी आती हो। चलिए हम लोग समझे। व्हेन अ डॉक्टर ट्रीट्स हिज पेशेंट, अब ये मेडिकल फील्ड की बात हो रही है। डॉक्टर अगर अपने पेशेंट से डील करता है तो बड़ा क्रूएल्टी के साथ करता है। अरे अरे दर्द हो रहा, हाँ हो रहा है सर, हो रहा है, मगर वो ट्रीट कर देता है। बट यहीं उसके घर का कोई हो, उसके पेरेंट्स हो, उसकी डॉटर हो, उसका सन हो, उसकी वाइफ हो, उसके हाथ पैर कांप जाएंगे, वो नहीं कर सकता उनका ट्रीटमेंट, ठीक है ना। हाँ, बट नॉर्मल जो है वो मेडिसिन दे सकता, मगर ट्रीटमेंट पूरी तरीके से नहीं कर सकता, ऑपरेशन नहीं कर सकता। भाई ये बात हमेशा याद रखिएगा। When a doctor treats his patient in his clinic और हॉस्पिटल, it is economic activity। क्यों? क्योंकि इसके बदले में वो कंसल्टेशन फीस लेगा, सर्जरी फीस लेगा, मेडिकेशन जो भी होगा उसका यहाँ पे वो पैसा लेगा। Whereas when the same doctor treats its own son at home, वही डॉक्टर घर पे जा रहा है और अपने घर में जो उनका जो सन है उसको वो ट्रीट कर रहा है, it becomes a non economic activity। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर एक ही समय पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर रहा है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहां पे कर रहा है। जैसे कोई लॉयर है, लॉयर क्या कर रहा है भाई, किसी बंदे का केस लड़ रहा है और अपने घर में वही चीज पढ़ा रहा है, किसको, अपने सन को या अपनी डॉटर को, तो वो वहां पे फीस नहीं ले सकता, बट वहां पे क्या लेगा दोस्तों, फीस। तो लॉयर भी सेम टाइम पे क्या हो सकता है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी यहां पे इन्वॉल्व हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आ चुका है। टीना प्रोड्यूसेस गुड्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल। भैया टीना जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा नूडल्स बनाया है, बहुत अच्छा सैंडविच बनाया है, बहुत अच्छा बर्गर बनाया है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जनरली हम लोग बाहर भी खाते हैं और घर में भी ट्राई करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो किसके लिए बनाया भाई, पर्पस ऑफ सेल। दिमाग में एक बात बहुत सीधी सीधी है, सेल पर्पस है, मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, कहीं ना कहीं कमर्शियल थॉट्स हैं उनके दिमाग में दोस्तों। बट फॉर पर्सनल कंजप्शन, ठीक है, पर्पस फॉर सेल बट फॉर पर्सनल कंजप्शन, विल इट बी अ बिजनेस एक्टिविटी। वाई, टीना ने जो प्रोड्यूस करा नॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, मतलब उसने सेल का पर्पस नहीं रखा, उसने पर्सनल कंजप्शन रखा। अगर सेल का पर्पस नॉट को मैं हटा देता हूं तो ये बन जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यहां पे अगर मैं बोल देता हूं पर्सनल कंजप्शन तो ये हो जाता है भैया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे वो पैसा कमाना नहीं चाहती थी दोस्तों। नो, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। आपको कारण अब समझ में आ गया होगा, एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ना तो यहां पे कोई सेल हो रही है, ना तो यहां पे कोई एक्सचेंज हो रही है। किसकी दोस्तों, यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के, विच इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो कि यहां पे बिजनेस एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है भैया लेन देन करना। किसका लेन देन करेंगे दोस्तों, यहां पे तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो है लेन देन करने वाले हैं हम लोग यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है, पीयूष कुक्स फूड एट इट्स होम फॉर फैमिली। अब यहाँ पे पीयूष जी जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे फूड बना रहे हैं, बट किसके लिए भाई, फैमिली के लिए। कहाँ पे, अपने घर पे।
वेयर एज ऋषभ कुक्स फूड एंड सेल इट टू अदर्स इन रेस्टोरेंट। ठीक है, अब ऋषभ जी ने भी खाना बनाया बट वहां कहां पे बेच रहा है उसको भैया, रेस्टोरेंट में जाके बेच रहा है। दिमाग में आ गई होगी एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक है। हु इज एंगेज इन अ बिजनेस एक्टिविटी, कौन सा बंदा है जो बिजनेस एक्टिविटी में दोस्तों यहां पे इन्वॉल्व है। ऋषभ इज एंगेज इन, ऋषभ कहां एंगेज है भाई, बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है। एज ही इज इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ फूड इन रेस्टोरेंट ऑन रेगुलर बेसिस। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रेस्टोरेंट के लिए कंटिन्यूअसली क्या बना रहा है भैया, फूड मटेरियल बना रहा है और रेस्टोरेंट में उसको कंटिन्यूअसली सेल भी कर रहा है। अगर वो एक बार सेल करे तो इसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानेंगे, बट अगर ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में चलता रहेगा दोस्तों तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, बिजनेस एक्टिविटी मानेंगे। तो पीयूष की जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई और ऋषभ की जो है बिजनेस एक्टिविटी हो गई, या तो मैं कह सकता हूं दोस्तों इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे आ चुका है आपके। क्या कहता है, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बताइए जिसके पास क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, एंड इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, और उसमें भैया एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई, तो ऐसा बिजनेस तो नहीं है, मगर स्किल्स जिसके लिए चाहिए उसको कहा जाता है दोस्तों प्रोफेशन, और प्रोफेशन के लिए उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है। अनस्किल्ड लोग उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में कभी भी एंट्री नहीं कर सकते, ये बात हम लोग को एग्जाम तक के याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आता है, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज बैंकिंग, बैंकिंग क्या करती है। देखिए बैंकिंग कोई भी एसेट्स नहीं देती आपको। अब आप बोलोगे सर कैश लेके आते तो कैश बेटा एसेट्स थोड़ी ना है, ठीक है ना। दूसरा, यहां किसी चीज को बनाया नहीं जाता, बना के बेचा नहीं जाता, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट नहीं हुआ। तो बचा कौन सा सेक्टर दोस्तों, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचता है सर्विस सेक्टर, या तो हम लोग कह सकते हैं टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर का पार्ट होता है दोस्तों यहां पे बैंकिंग, ये बात हमें एग्जाम में याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे आंसर हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पे है, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म किस तरीके की इंडस्ट्री है भाई, एंड डीलिंग विद द सैपलिंग ऑफ प्लांट्स, अगर सैपलिंग ऑफ प्लांट्स है तो वो किस तरीके से। अब ध्यान से सुनिएगा, अब वो जो छोटे छोटे थे, मान लेते हैं सीड छोटा था, या तो वो जो छोटे छोटे चिकन्स थे वो धीरे धीरे करके बड़े होंगे। अब ये चीजें जेनेटिकली चलती है, कैसे चलती है दोस्तों, ये जेनेटिकली चली, प्लांट आगे चल के ट्री ही बनेगा, और जो चिकन है छोटा सा वो आगे चल के क्या बनेगा, एक बड़ी सी हेन बनेगी या तो कॉक बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग यहां समझने की कोशिश करें, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था अपन लोगों ने। तो ऐसी इंडस्ट्री को कहा जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री, जो कि कहीं ना कहीं हेरिडिटरी फॉर्म में चलती है भाई, मतलब पोल्ट्री फार्म वाले जो भी होंगे पोल्ट्री फार्म में ही डील कर रहे हैं, और ये जो सैपलिंग वाले हैं वो सैपलिंग में ही दोस्तों यहां पे डील कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे मैं आता हूं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू ट्रेडर्स रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, जो ट्रेडर्स है वो किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आती है पर्सन्स के बीच में उसको यहां पे रिमूव करता है, ये हम लोगों को बताना जरूरी है। ट्रेडर्स एक्ट एज ए लिंक बिटवीन कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर, ट्रेडर क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, बट जब वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेगा तो किसके बीच में करेगा, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दो लोगों के बीच में होगी, या तो कंज्यूमर के बीच में या तो प्रोड्यूसर के बीच में। कंज्यूमर क्या करेगा, चीजों की डिमांड करेगा और चीजों को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, चीजों को बनाने का काम करेगा, मार्केट में सप्लाई करेगा, और जब वो मार्केट में सप्लाई करेगा तो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी सामने वाला है, मतलब जो कंज्यूमर है, उसकी यूटिलिटी, उसकी नीड्स, उसकी डिजायर फुलफिल हो। और पर्टिकुलरली वो एज फैक्टर को भी ध्यान में रखेगा कि किस एज फैक्टर के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है भाई। चलिए तो यहां पे ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, लिंक का काम करता है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। ट्रेडर्स रिमूव्स हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर। अब यहां बीच में जो भी पर्सन आ रहे हैं उन सबको एलिमिनेट करके ट्रेडर बीच में आता है, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में क्या बनाता है दोस्तों, एक ब्रिज बनाता है या एक चेन बनाता है, जिससे इनको कोई भी प्रॉब्लम यहां पे फेस ना करनी पड़े। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आ रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, नेम द टर्शरी इंडस्ट्री विच रिमूव हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज। ऐसी कोई इंडस्ट्री बताइए जो हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज जो हो रहा था उसको ये ब्रेक कर दे और आगे क्या कर सकती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके और स्मूथली क्या कर सकती है, बिजनेस को चला सकती है। वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो यहां पे एंड यूजर तक, मतलब कंज्यूमर तक के पहुंचाने का सबसे अच्छा जो है मीडियम है। अगर ये मीडियम को हटा दिया जाए तो बहुत सारे प्रोडक्ट आज रोज बन रहे हैं मगर मार्केट में नहीं
बिक पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट। अगर एडवर्टीजमेंट प्रॉपर्ली हो जाएगा तो हर चीज को लोगों तक के पहुंचाना दोस्तों बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये एडवर्टीजिंग है कहीं ना कहीं जो हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज को क्या करती है दोस्तों, यहां पे खत्म करती है। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पे आ गया, बोलता है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू रेफर टू फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसमें फिजिकल अरेंजमेंट होगा मशीन्स का, दूसरा इक्विपमेंट का। तो इसको हम लोग बिजनेस की किस कैटेगरी में कंसीडर करने वाले हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग लेने वाले हैं प्लांट लेआउट में। कौन सी चीज कहां पे रहेगी उसको एस्टैब्लिश करना कहलाता है प्लांट लेआउट। पता चल रहा है एंट्रेंस पे आपने प्लांट रख दिया, प्लांट एंड मशीनरी रख दी, अब पता चल रहा है वहां से सामान आना जाना मुश्किल हो गया। तो हमेशा देखिएगा इंडस्ट्री में अगर आप एंट्री करते हैं तो लेफ्ट और राइट में आपकी अलग अलग मशीनरी लगी जाती है और वो भी स्टेप वाइज लगाई जाती है, ठीक है ना। जैसे प्राइमरी की हो गई तो पहली होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग की होगी, फिर सबसे आखिरी वाला जो होगा वो इसका सेल्स डिपार्टमेंट होगा। तो प्लांट को सिस्टमैटिक वे में रखना, प्लांट का मैनेजमेंट करना ही दोस्तों यहां पे कहलाता है प्लांट लेआउट। क्या कहलाता है दोस्तों, प्लांट लेआउट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा इसका आंसर रहेगा दोस्तों प्लांट लेआउट। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे आ चुका है। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया वो एक्टिविटी जिसके बदले में आपको मनी इनकम मिले, पैसा मिले, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन विच फॉलोइंग पीपल आर इन्वॉल्व। भुवन हु इज प्रैक्टिसिंग एज चार्टर्ड अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा है, तो कौन सी बिजनेस एक्टिविटी में आ रहा है या इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रहा है। Piyush running a shop to sell auto spare parts. Rishabh working as मैनेजर इन अ बैंक। इन तीनों का प्रोफेशन बताना है, इन लोगों का काम बताना है, ये एम्प्लॉय है या ये वेजेस लेते हैं, मतलब लेबर कैटेगरी में आता है, ये हम लोग को यहाँ पे बताना है। पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम कर रहा है, दूसरा जो है एक शॉप चला रहा है भाई, और तीसरा जो है मैनेजर है, कहाँ पे, बैंक में, ठीक है ना। चलिए, तो हमें ये पता है कि भैया जो सबसे पहला बंदा है वो रिस्क ले रहा है, दूसरा उसकी स्किल्स है पर्टिकुलर फील्ड में, इसीलिए उसका जो डिपार्टमेंट होगा, उसकी जो चीजें होंगी वो होगी प्रोफेशन में, इसके लिए लेगा वो बहुत सारा कंसल्टेशन फीस, मतलब अच्छा खासा पैसा लेगा। दूसरा ये जो भैया शॉप पे बैठा हुआ, इसको क्या मिलेगा भैया यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने के बदले में क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पे ये जो मैनेजर है बैंक में, ये क्या है भैया, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को क्या मिलेगी भैया, यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे प्रोफेशनल जो बंदा है उसको इसके बदले में मिलेगा क्या, कंसल्टेशन फी, मतलब वो ज्यादा कम जो हो उसके स्किल्स के हिसाब से मिलेगी। बिजनेस वाले को मिलेगा प्रॉफिट और जो एम्प्लॉयमेंट में है उसको मिलेगी यहाँ पे सैलरी। तो इस तरीके से हमने डिफाइन करा कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा, उसके हिसाब से वो किस इकोनॉमिक एक्टिविटी का यहाँ पे पार्ट है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी है दोस्तों, तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।